गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जिस वार्ता पे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वह है धारणीय पशुधन उत्पाद में जो पोषक प्रबंध करते हैं उसकी क्या भूमिका है। इस विषय को हम यहाँ पे इस वार्ता करेंगे। जो हमारा उद्देश्य है इस विषय को यहाँ पे लेने के लिए वह है कि अलग अलग प्रजातियों की अलग अलग जो पशु वर्ग हैं उनकी सबकी जो आवश्यकता है पोषण की सबकी अलग अलग है। इसलिए क्या पोषण हम किस पशु को किस वर्ग में किस प्रजाति को देंगे तो उसकी भूमिका क्या है उसके विषय में हम यहाँ पे देखेंगे। और जो दूसरा उद्देश्य है हमारे यहाँ पे है कि क्योंकि पशु पोषण के लिए चारे की बहुत कमी है और राशन भी पशुओं को नहीं मिल पाता है, तो इसमें जो हमारी कृषि औद्योगिक उतोत्पाद हैं या जिसको हम कहते हैं एग्री इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट्स और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल फूड्स हैं उनके विषय में और उनके स्रोत क्या क्या हैं, किस तरह से उनको पशुओं के रूप में उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पे हम विचार करने का हमारा उद्देश्य है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि हम विश्व में नंबर 1 दूध उत्पादन के क्षेत्र में है। इसी तरह से अंडा और मांस के क्षेत्र में भी हमने काफ़ी प्रगति की है। लेकिन ये जो हम दूध उत्पादन में काफ़ी आगे हैं वो केवल हमारे पशु की उत्पादकता की वजह से नहीं है। ये हमारे जो पशु हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनकी वजह से है। प्रति पशु अगर देखा जाए तो उनकी उत्पादकता बहुत ही कम है। इसलिए हमें यहाँ पे ज़रूरी है कि हम प्रत्येक पशु की पशु उत्पादकता यहाँ पे बढ़ाएं, जिससे कि हम अधिक से अधिक जो बढ़ती हुई जनसंख्या है अधिक से अधिक संतुलित मात्रा में पशुजन्य भोज्य पदार्थ उनको दे सकें। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा पशुओं का पोषण जो है बड़ा अच्छा हो, संतुलित हो और भरपूर मात्रा में उसको दिया जाए। अगर पशु को पोषक तत्वों की कमी रहती है तो भी उत्पादन कम होता है। और अगर हम कुछ पशुओं को कुछ काश्तकार जो होते हैं किसान बहुत ज़्यादा खिला देते हैं, उसका कोई ज़्यादा फायदा भी नहीं होता है। उसमें हम अनावश्यक रूप से पोषक तत्वों का दोहन भी करते हैं। जो पशु का जो खाद्य पदार्थ है जो उत्पन्न होता है उसकी हम लागत भी बढ़ा देते हैं, जिससे उत्पादक तो कम लाभ मिलता है तथा जो हमारे उपभोक्ता हैं उनको अधिक दामों पर उसको खरीदना होता है। इसलिए हमारी कार्यकुशलता यही है कि हम कम लागत में संतुलित आहार पशु को देने का प्रबंध करें। यही हम आज के बारे में इसमें बताना चाह रहे हैं। जो पशु प्रबंधन के लिए है, पशु उत्पाद के लिए है, उसके चाहे अंडा है, मांस, मछली वगैरह है, उसके लिए जो कितना पोषण उसको देना है वो कई फैक्टर हैं उसके बारे में, जिसमें है पशु की प्रजाति है, पशु का वजन है, उसकी उत्पादन का क्षमता क्या है, वहाँ पे उस क्षेत्र की परिस्थिति कंडीशन क्या है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। और जो पशु का उत्पादन है वो हमारा 2 मुख्य बिंदु पर निर्भर करता है। एक तो हमारा यह है कि पशु की जेनेटिक पोटेंशियल कितना है, अक्षमता कितनी है, उसके अनुसार वह दूध देता है या अंडा मांस का उत्पादन करता है। दूसरा है हमारा क्या हम उसको खिला रहे हैं, क्योंकि पशु के शरीर में कोई मशीन नहीं लगी हुई है कि जो भी चाहे जब चाहे जितना दूध उससे ले लेते हैं। इसलिए पोषण का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान इसके अंतर्गत आता है। जो हमारे यहाँ पे परंपरागत तरीके हैं किसान भाई उपयोग में लाते हैं, ज़्यादातर पशुओं को सूखा चारा देते हैं, जबकि दुग्ध उत्पादन के लिए हरे चारे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। राशन की भी, कंसंट्रेट की भी देने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन देखा गया है कि जो हमारे पशुपालक हैं, जो निकृष्ट पशु होते हैं, जो अनुत्पादक होते हैं और जो दूध वाले पशु होते हैं, दोनों को समान रूप से चारा देते हैं, जबकि दूध वाले जानवर को हरे चारे की आवश्यकता होती है और कंसंट्रेट राशन की भी ज़रूरत होती है। हमारा जो हम कहते हैं कि पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से हमको जो है भोजन देना चाहिए, चारा जो है, राशन वगैरह हैं, खनिज तत्व सभी देने चाहिए और उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और उसमें मुख्य तौर से मैं यहाँ पे यही बताना चाहूँगा आपको कि जो हमारे पशुपालक हैं वो ख़ास तौर से जो चारा है, चाहे वो सूखा चारा है या हरा चारा, उसके स्रोत जो होते हैं, जो लेगुमिनस क्रॉप होती है वो बरसीम होता है, लुसन होता है, लोबिया होता है। इससे उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इसके अलावा हमारे जो दूसरे स्रोत हैं हरे चारे के, गेहूँ, वो जई है, मक्का है, ज्वार है। इसके अलावा हम पशुओं को जो हमारे फसल अवशिष्ट हैं, जिनको क्रॉप रेजिड्यूज कहते हैं,
उनको भी बहुत से यूज करते हैं, उसका भी हम सम्मिलित कर सकते हैं उसमें। इसके अलावा पशु को कंसंट्रेट देने की ज़रूरत होती है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, उसमें हम उसमें निश्चित करते हैं कि पशु के आहार में अन्न भी होना चाहिए, चाहे वो गेहूँ, जौ, मक्का, और इसके अलावा जो हमारे दाल वाली फसलें होती हैं उसमें जो उनकी टूटन होती है, छिलके होते हैं, ऑयल केक्स होती हैं, मस्टर्ड केक्स वगैरह होती हैं, कॉटन केक्स वगैरह होती हैं, अलसी का जो हमारे तेल निकालने के बाद में खली बचती है उसका भी उपयोग उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जो पशुजन्य प्रोटीन है उनका भी उपयोग उसमें आजकल पशु के कंसंट्रेट बनाने में, राशन बनाने में किया जा रहा है, चाहे वो फिश मील हो या बोन मील हो या हमारा मीट से के जो कुछ प्रोडक्ट हैं उसको ले सकते हैं। खनिज तत्वों की बहुत बड़ी आवश्यकता पशुओं के भोजन में ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस सॉइल से हमारा चारा उगता है या अन्न उगता है और उसी का राशन बनता है, वो बहुत सारे जो तत्व हैं, माइक्रो मिनरल्स वगैरह हैं, उसके डेफिशिएंट है, इसलिए अलग से खनिज तत्व और नमक भी देना बहुत ज़रूरत है। अब हम यहाँ अलग अलग वर्गों के लिए, अलग अलग एज ग्रुप के लिए बताना चाहेंगे कि किस तरह से उनका भोजन मिलना चाहिए। हम शुरू से बछड़े की जो पैदा होता है उसी के बारे में बताएंगे, क्योंकि जो बछड़े होते हैं या बच्चियाँ होती हैं, नवजात शिशु जो हमारे होते हैं, उनका प्रबंधन और उनका पोषण बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उस पर ज़्यादातर हमारे पशुपालक ध्यान नहीं देते, उस पर बहुत अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है। पशु जब ब्याता है उसका जो पहला दूध होता है उसको हम खीस भी बोलते हैं, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, और ये जो हमारा नवजात शिशु होता है, काफ होता है, उसको पैदा होने के 2 घंटे के अंदर अंदर पिला देना चाहिए, क्योंकि जो उसकी आंत होती है वो केवल 24 घंटे के अंदर तक ही उसके जो यूजफुल प्रोडक्ट होते हैं उसको अवशोषित कर पाती है। उसके बाद उसकी अवशोषण की शक्ति धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि इसके जो पहला जो खीस होता है, दूध होता है जो पहला, उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो कि काफ को, बछड़े को जिंदगी भर के लिए बहुत सारी बीमारियों से उसको बचाता है। इसके अलावा यह जो पहला मल उसकी आंतों में जमा रहता है, जिसको हम म्यूकोनियम भी बोलते हैं, उसको भी साफ करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि या तो गाय ने, भैंस ने दूध नहीं दिया है या वो मर गई है, तो ऐसे समय में हमें बच्चे को दूसरी नई ब्याई हुई गाय का या भैंस का दूध देना चाहिए, खीस देना चाहिए। इसके अलावा अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो अल्टरनेट जो हम उसका आहार बना सकते हैं, वो 1 लीटर दूध में 2 अंडे, करीब 30 ml अलसी का तेल और उसमें एंटीबायोटिक्स वगैरह दूसरे तत्व मिला कर उसको बछड़े को दे सकते हैं। इसमें जब बछड़े को दूध देते हैं उसमें साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें अगर बच्चे को हम थनों से दूध पिला रहे हैं तो थनों को अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए। अगर बच्चे को अलग से दूध पिला रहे हैं तो उसके लिए हमें साफ बर्तन और साफ़ सफाई का बड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये जो बछड़े होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, डिसीज़ के लिए, बीमारियों के लिए बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेते हैं और उसमें अतिसार, डायरिया वगैरह, पेचिस वगैरह हो जाते हैं। इसलिए स्वच्छता का बहुत ज़रूरी ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि जो हम खीस देते हैं या बाद में दूध भी देते हैं, उसके शरीर के वजन का 1/10वां हिस्सा हम उसके बारे में निर्णय लेते हैं कि इतना उसको मिलना चाहिए, और वो 4-5 समय में डिवाइड करके देना चाहिए। पहले 3 दिन तक वो खीस रहता है, उसके बाद 3 दिन के बाद वो दूध बन जाता है, और लगभग 3 हफ्ते तक वही दूध 1/10 वजन के हिसाब से उसका 1/10वां हिस्सा उसको देते हैं। इसके बाद हम 3 हफ्ते बाद उसको थोड़ा थोड़ा राशन देने लगते हैं और हरी चारे की पत्तियां भी देने लगते हैं, और जहां वो 2 या 3 माह का होता है उसको जो उसका काफ राशन होता है करीब आधा किलो के करीब, और जो चारा वगैरह है, हरा चारा अच्छी गुणवत्ता का, उसको हम एड लिब यानी जितना चाहे वो उतनी मात्रा में उसको ले सकता है। इसके बाद जब 3 महीने का हो जाता है उसके बाद हम उसका राशन को अलग करते हैं, और जो हमारी बछड़ी वगैरह होती हैं, युवा होने लगती है, उसमें हमें उनकी देखभाल की और राशन की, पोषण की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। और इसमें हमें यह ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके पोषण के ऊपर ही उसकी बढ़वार निर्भर करेगी। ज़्यादातर पशुपालक कोशिश ये करते हैं कि उनको अच्छी गुणवत्ता का चारा
नहीं दे पाते हैं और अच्छा पोषण नहीं दे पाते हैं, इसलिए हमें आवश्यक है कि उनको भरपूर मात्रा में उसकी देखभाल करनी चाहिए, जिससे कि वो बड़ी होकर अच्छी गाय बन पाए। इसमें हम वजन के हिसाब से उनको सूखा चारा, शुष्क पदार्थ, और जिसमें हमारे क्रूड डाइजेस्टेबल प्रोटीन होती है और टोटल डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन होती है, उनका सम्मिश्रण निश्चित मात्रा में उसको हम देते हैं, जिससे कि उसकी बढ़वार बढ़ सके। दुधारू गायों में जो हम दूध का उत्पादन के हिसाब से ही राशन वगैरह उसको निश्चित करते हैं। अगर पशु 10 से 12 लीटर तक दूध दे रहा है तो उसको हम करीब जो चारा होना चाहिए, राशन जो होना चाहिए, वो करीब 3.5 किलो के करीब होना चाहिए, और जो शुष्क पदार्थ होने चाहिए वो करीब 10 किलो होने चाहिए, जो कि हमें हरे चारे और सूखे चारे से मिलने चाहिए। इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि 2/3 भाग शुष्क चारे से और 1/3 भाग जो शुष्क पदार्थ है हरे चारे से वो मिले। इसके अनुसार अगर दूध बढ़ता जाता है, उसी के अनुसार उसको हम राशन वगैरह और चारे शुष्क पदार्थों की मात्रा बढ़ा देते जाते हैं। क्योंकि हम यहाँ दूध उत्पादन के हिसाब से और शरीर के वजन के हिसाब से राशन निर्धारित करते हैं, किसानों भाइयों को इसमें दिक्कत होती है, इसलिए हम यहाँ पे एक सीधा नियम बताना चाहेंगे कि पशु को चाहे वो दूध दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो निर्वाह राशन के रूप में देसी गायों को करीब 1 से 1.25 किलो, और जो हमारे संकर गायें हैं या भैंस हैं उनको करीब 1.5 किलो राशन हम देते हैं। पशु गाभिन अगर है तो उसको हम निर्वाह राशन के अतिरिक्त निर्वाह राशन का करीब 1.5 किलो राशन उसमें हम देते हैं, और ये दुग्ध उत्पादन के अतिरिक्त हम उसमें देते हैं। इसके जो दूध देने वाला पशु होता है उसमें निर्वाह राशन के अतिरिक्त हम कोशिश करते हैं कि गाय में 3 किलो राशन पे 1 किलो राशन अलग से, और भैंस में हम जो है 2.5 किलो दूध के उत्पादन पर 1 किलो राशन अतिरिक्त देते हैं। जो हमारा राशन हो वो उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद रहने चाहिए, सुपाच्य होने चाहिए, उसमें किसी तरह की फंगस वगैरह का नियम वो नहीं लगा रहना चाहिए। निरंतरता जो है उसकी पशु की उसमें अचानक हमें बनी रहनी चाहिए, बदलाव नहीं करना चाहिए अचानक उसमें, और आहार में भी परिवर्तन, उसके राशन में परिवर्तन नहीं करने चाहिए, वरना उसमें अपच की शिकायत हो जाती है। लागत का भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा जो राशन इस तरह बने जो हमारे लोकल इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनसे बना के, जिससे कि पशु के दूध के उत्पादन पर लागत अधिक न हो पाए हमारे। जो हमारे आहार उपलब्ध होते हैं पशुपालकों के लिए, वो जो मैंने बताया था, एक तो हमारा चारा है, लेगुमिनस क्रॉप भी है, दूसरी क्रॉप भी है। इसके अलावा हमारे नेपियर्स वगैरह जो 12मासी होते हैं उनसे भी ले सकते हैं, पशु को दे सकते हैं। इसके अलावा हमारे ज़्यादातर पशु चारागाहों पर निर्भर रहते हैं, वहाँ पे पशु चारा लेके, ये जो हमारे चारागाह होते हैं ये इस पर 12मासी घास जो है लगातार उगती रहती है, लेकिन अधिक चराई के कारण ये भी चारागाह भी हमारे अच्छी कंडीशन में नहीं है। जैसे हम पहाड़ पर देखते हैं बुग्याल्स वगैरह होते हैं, ये अधिक चराई के कारण और अधिक हमारे जो भूमि कटाव के अनुसार खुरों के कारण वो ज़्यादातर खराब हो रहे हैं, इसलिए उनका भी मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है। फसल अवशिष्ट हमारे जो क्रॉप रेजिड्यूज होते हैं, खास तौर से वो पारंपरिक तौर से उनको खिलाए जाते हैं, चाहे वे हमारे गेहूं का भूसा हो, चावल की भूसी वगैरह हो, पुलाव हो, पुआल वगैरह हो, तो उनको हम देते हैं, और उसमें कम प्रोटीन होती है, 3 से 4% प्रोटीन होती है, और रेसे करीब 35 से 38% तक उसमें रेसे होते हैं। इसके अलावा हमारे जो कृषि औद्योगिक उत्पाद हैं, यानी जो हमारी फसल के प्रोसेसिंग से उसमें जो प्रोडक्ट बचते हैं उनको कृषि औद्योगिक उत्पाद कहते हैं। जैसे गन्ना शीरा है हमारा, चावल की चूनी है, जो हमारे दालें हैं उनके टूटन फूटन हैं, इनको हम उस पे रूप में किसान भाई पशुओं को देते हैं। इसके अलावा एक श्रेणी हमारी गैर पारंपरिक भोज्य पदार्थों की है जो पशुओं को देना चाहिए। हालांकि ये जो इसको अलग श्रेणी में रखा गया है, लेकिन इसमें बहुत सारे वधशाला अपशिष्ट हैं,
जो हमारे फल और जो सब्जियां वगैरह हैं, इसके प्रोसेसिंग से जो प्रोडक्ट बचते हैं, या चीनी उद्योग से जो प्रोसेस बनते हैं, वधशाला में हमारे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं, फसल के बहुत सारे अवशिष्ट हैं जिनको नॉर्मल रूप से हम देते नहीं हैं, उनकी भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा एक जल बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इसके हर समय, खासतौर से गर्मियों में इसकी हर समय साफ पानी की और ताज़े पानी की आवश्यकता रहती है, और ये पशुओं में निर्भर करता है उसके दूध के उत्पादन के अनुसार। और जो हम खाना दे रहे हैं, सूखा चारा है तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी, एक्सरसाइज कितनी हो रही है उसके अनुसार उसका निर्भर करता है। और हम मोटे तौर से ये कह सकते हैं 1 लीटर दूध के उत्पादन के लिए दुधारू पशुओं को 4 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। गर्मियों में पानी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जो हमारे हम बात करते हैं कृषि औद्योगिक उत्पाद की और जो हमारे नॉन कन्वेंशनल फीड्स की हैं, ये इनकी आवश्यकता हमें इसलिए पड़ रही है कि इनका हमें आधार बढ़ाना पड़ेगा, इसमें वृद्धि करनी पड़ेगी पशुओं को देने के लिए, क्योंकि हमारे पशु बढ़ते जा रहे हैं, मानव जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, लेकिन एक ज़मीन जो है, खेती योग्य ज़मीन कम होती जा रही है, इसलिए भविष्य में बहुत बड़ा कंपटीशन इसमें होने जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पशु हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और निकृष्ट पशु जो हमारे हैं अनुत्पादक, उनकी संख्या भी कम नहीं हो पा रही, इसलिए उनमें भी कंपटीशन है, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। एक मोटे अनुमान के अनुसार हमारे जो उत्पाद हैं पशु को देने के लिए, उसमें करीब 44% कंसंट्रेट की कमी है, सूखे चारे की 11% की कमी है, और जो हमारे हरा चारा है उसकी करीब 44% की हमारी उसमें कमी है। इस तरह से हम परंपरा के जो स्रोत हैं, नॉन कन्वेंशनल जो फीड सोर्सेस हैं और जो हमारे एग्रो इंडस्ट्रियल बाय प्रोडक्ट है, उनको उसमें हमें बढ़ाना पड़ेगा, चाहे वो किसी रूप में, चाहे बार्ले माल्ट के रूप में आते हैं या फल सब्जी को उत्पाद से आते हैं, इन सब का हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम पशु का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। और जो दबाव हमारे ऊपर है कि ज़्यादा से ज़्यादा पशुजन्य भोज्य पदार्थ हमारे बढ़ती जनसंख्या को मिले, उसमें पूरा करने के लिए हमें पारंपरिक जो स्रोत हैं हमारे पशुओं के लिए चारे के, उनको बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए मैं यहाँ यही कहना चाहूँगा कि हमारा पशु, चाहे वो गाय या भैंस है, चाहे मुर्गी है, सूअर वगैरह हैं, या हमारी भेड़ बकरी वगैरह हैं, उनको सबके लिए संतुलित मात्रा में, भरपूर मात्रा में हमें भोज्य पदार्थ देना पड़ेगा, और तभी हम इसकी बढ़ती हुई जनसंख्या की खाद्यापूर्ति की आपूर्ति कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप जो मैनेज की वेबसाइट है उसमें इसको अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मैनेज द्वारा आपको बुकलेट्स दी गई है उसमें भी इन चीज़ों का वर्णन किया गया है। धन्यवाद।